हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सीटेड सीडीपी का टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। एंड प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक को डिटेल में कंप्लीट किया है। सो आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू करने से पहले हम एक बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में ईजी होगा। सो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट मीन्स विकास। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये निरंतर चलता रहता है। एंड डेवलपमेंट इज अ ऑर्डरली प्रोसेस। यह क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जो विकास होता है वो क्रम में होता है। जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड आगे की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो सभी क्रम में होती हैं, इसलिए विकास को ऑर्डरली प्रोसेस बोलते हैं। एंड डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुदिशात्मक होता है, क्योंकि इसके मल्टी डायमेंशंस होते हैं। अलग अलग दिशाओं में डेवलपमेंट होता है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट जिसे बोलेंगे शारीरिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट भावात्मक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास। तो जितने भी डेवलपमेंट होते हैं ये इनके डायरेक्शंस अलग अलग होते हैं एंड ये मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं। लेकिन ये जितने भी इसके आयाम होते हैं वो सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये याद रखना। सो डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल होता है। एंड डेवलपमेंट विकास हाईली प्लास्टिक होता है, जिसे मॉडिफिएबल बोलते हैं, जिसे सुधारात्मक भी बोलते हैं। मीन्स टू से जो विकास होता है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, विकास में सुधार ला सकते हैं, विकास में चेंज कर सकते हैं। विकास परिवर्तनीय होता है, क्योंकि कोई जब हम देखते हैं बच्चा जब छोटा होता है बचपन में अपने घुटनों से चलता है, उसके बाद में उसका विकास होता है और वो पैरों से चलने लगता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि विकास जो होता है वो परिवर्तनीय होता है। विकास में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, विकास को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज हम सीटेट के लिए सीडीपी पढ़ रहे हैं एंड कल हम DSSB के लिए जब सीडीपी पढ़ेंगे तो उसके कंटेंट में हमें मॉडिफाई करना होगा, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो सके। इसलिए जो डेवलपमेंट होता है वो मॉडिफिएबल होता है, सुधारात्मक होता है। एंड डेवलपमेंट इरिवर्सिबल होता है, जिसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय होता है, प्रतिवर्ती नहीं होता। मीन्स टू से डेवलपमेंट जो होता है वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। लाइक अगर हम शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाते हैं तो हम वापस बाल्यावस्था से शैशवावस्था में नहीं आ सकते हैं, हम बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था में ही जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि जो विकास होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, विकास इरिवर्सिबल होता है। एंड जो डेवलपमेंट होता है विकास वो इन्फ्लुएंस्ड होता है हेरिडिटी से, एनवायरनमेंट से, कल्चर से। हेरिडिटी मीन्स आनुवांशिकता, एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण एंड कल्चर मीन्स संस्कृति से। जैसा हमें पर्यावरण मिलेगा, जैसे ही संस्कृति होगी, जैसा परिवेश होगा, उसी प्रकार से विकास होगा। सो ये प्रभावित करता है विकास को। एंड डेवलपमेंट जो होता है वो यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। डेवलपमेंट में एक रूपता होती है, एक समान होता है। लाइक कोई भी बच्चा हो, वो इंडिया का हो, अमेरिका का हो, चीन का हो, रसिया का हो, कहीं का भी हो, लेकिन उसमें जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी वो सेम होगी। लाइक वो पहले शैशवावस्था होगा, देन बाल्यावस्था, देन किशोरावस्था, इसी तरीके से उसमें विकास होगा। इसीलिए बोला जाता है डेवलपमेंट यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, डेवलपमेंट में एक रूपता होती है। एंड डेवलपमेंट का एरिया ब्रॉड होता है, व्यापक होता है। सो डेवलपमेंट के अंतर्गत ग्रोथ मीन्स वृद्धि भी आ जाती है। सो डेवलपमेंट में इतने एस्पेक्ट होते हैं, सभी कवर कर लिए जाते हैं। सो जो ग्रोथ होता है वो भी डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। सो आप डायग्राम से समझ लीजिए कि डेवलपमेंट के अंतर्गत ग्रोथ आ रहा है। एंड ग्रोथ को अगर देखें तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक, एंड फिजिकल शारीरिक होता है। एंड ग्रोथ को मेजर भी कर सकते हैं, माप सकते हैं। एंड डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव, गुणात्मक एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है। सो ये हमने यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस किया है। आप डिटेल में जो मेरे लास्ट के 2 सेशन है उसमें डिटेल में आप देख सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड ये टर्म जो है ग्रोथ स्पर्ट्स, वो रिसेंटली एग्जाम में बहुत ही पूछा जा रहा है। तो ग्रोथ स्पर्ट्स मीन्स होता है विकास उछाल। मीन्स टू से जो सडनली चेंज होता है, अचानक चेंज होता है। शिशु में अचानक से ग्रोथ होना, वृद्धि होना। जब हम देखते हैं कोई बच्चा जिसका अचानक से ग्रोथ हुआ, अचानक से हाइट बढ़ गई, तो अचानक से ही हाइट बढ़ना, अचानक से ही कोई चेंज होना, इसी को बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट्स, जिसे हिंदी में बोलेंगे विकास उछाल। एंड अब हम MCQ देखते हैं।
बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो हमने अभी देखा है पीछे स्लाइड में कि वृद्धि जो होती है वो फिजिकल होती है एंड जो डेवलपमेंट होता है वो सामाजिक होता है, भावात्मक होता है, नैतिक होता है। ये सभी हमने 2 लास्ट सेशन में कंप्लीट किया है। सो आप वो 2 लास्ट सेशन देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो बच्चे की वृद्धि जो होती है वो फिजिकल होती है, तो शारीरिक विकास से। वृद्धि किससे होती है? शारीरिक विकास से। और ये जो सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, नैतिक विकास, ये विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। और वृद्धि जो होती है वो फिजिकल होती है, शारीरिक विकास से होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? सो अभी हमने देखा जो वृद्धि होती है वो फिजिकल होती है, शारीरिक होती है, वृद्धि को माप भी सकते हैं और वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि में क्वांटिटी की बात करते हैं, मात्रा की बात करते हैं। सो ये क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वृद्धि यह एक मात्रात्मक पहलू है। सही बात है कि ये वृद्धि मात्रात्मक पहलू होती है, यह मापने योग्य नहीं है। तो ये वृद्धि जो होती है वो मापने योग्य होती है। सो यही आंसर ठीक होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया। ओके, एंड ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है, ये भी सही है क्योंकि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि नहीं जीवन पर्यंत चलती, वृद्धि थोड़े दिन बाद रुक जाती है। एंड ये केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, ये भी सही है कि वृद्धि केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो वृद्धि शारीरिक होती है, सही है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, सही है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि में मात्रा की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, ये भी सही है। वृद्धि मापनीय होती है, वृद्धि को माप सकते हैं, जैसे 5 फीट हाइट तो माप सकते हैं। एंड वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं, आफ्टर समटाइम्स वृद्धि रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। सो इसका ऑप्शन डी सही होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव जाति में विकास होता है। तो विकास की अगर बात करें तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि किशोरावस्था के अंत तक गलत, बाल्यावस्था के अंत तक गलत, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक गलत, जीवन पर्यंत, क्योंकि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन को प्रकट करता। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो आंसर होगा क्योंकि वृद्धि और विकास जो होते हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होते, क्योंकि इनके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके जितने भी गुण होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वृद्धि जो होती है उसे माप सकते हैं, विकास उसे माप नहीं सकते। ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं जो डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हो सकते। एंड नेक्स्ट फैक्ट है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये सही है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, ये भी फैक्ट सही है। विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है, ये भी सही है क्योंकि जो विकास होता है वो क्वालिटेटिव चेंजेस को दिखाता है जो कि फंक्शनल होते हैं। ओके, सो आंसर डी भी सही है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, सो आंसर ए सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। कई बार क्या होता है कि जब आप CDP का जो होता है पेपर, तो उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चंस अगर कोई भी हो वो अगर थोड़ा कम भी समझ आए तो आप उसके चारों ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ओके, सो सिर्फ क्वेश्चन देख कर उसे छोड़ देना नहीं सही होगा, आप उसके आंसर भी देखिए, उसके ऑप्शन देखिए और आप आंसर को टैकल कर लेंगे। सो इसमें पूछा गया है कि विभिन्न जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो किस अवस्था को खुशी का काल कहा जाता है, किस अवस्था में सबसे अधिक खुशी होती है और किस अवस्था में सबसे अधिक तनाव होता है। तो इस प्रकार की बात की गई इसमें। तो हम आंसर देखते हैं, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है, ये ऑप्शन सही है। वयासंधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। तो इसमें वयासंधि काल जो है उसे बोलते हैं किशोरावस्था काल। तो किशोरावस्था का सबसे खुशी का काल नहीं होता, ये तो सबसे तनाव और तूफान की अवस्था होती, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अब नेक्स्ट है, वयासंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी का काल होता है, तो ये ऑप्शन सही है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वयासंधि काल सबसे अधिक दुखी का काल होता है, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। आपने देखा कि ए ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है एंड डी ऑप्शन भी सही है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट जिसमें वयासंधि काल और इस काल की भी प्रथम
वर्ष काल की दोनों की बात की गई है, इसलिए इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। आपको सीडीपी में जब पेडागोजी के आप क्वेश्चंस देखेंगे तो कई बार आंसर सेम होते हैं, आपको आंसर में ये देखना होगा कि सबसे अधिक अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा। कई बार 3 ऑप्शन सही होते हैं, कई बार चारों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन आपको ये देखना होगा कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा सही होगा और सभी एस्पेक्ट के कौन सा आंसर कवर कर रहा है। इसलिए इसमें देखेंगे ऑप्शन ए में जो है वो सिर्फ प्रथम वर्ष की बात कर रहा है एंड ऑप्शन सी में सिर्फ वया संधि की बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में प्रथम वर्ष की और वया संधि की दोनों की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। एंड नेक्स्ट है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो वृद्धि जो होती है ग्रोथ क्या दिखाता है, फिजिकल चेंजेज, एंड फिजिकल चेंज में क्या आता है, वेट आता है, हाइट आती है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। क्योंकि ज्ञान में वृद्धि फिजिकल चेंज में नहीं आएगा, संवेग में वृद्धि ये भी फिजिकल चेंज में नहीं आएगा, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि ये भी फिजिकल चेंज में नहीं आएगा, वजन में वृद्धि ये फिजिकल चेंज में आएगा। ओके, सो इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है मानव विकास क्या है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनी, एंड डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अगर ऑप्शन में सिर्फ गुणात्मक दिया गया होता, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का ऑप्शन ना होता, तो यहाँ पर गुणात्मक ऑप्शन सही करते, लेकिन जब दोनों दिए गए तो यहाँ पर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों सही करेंगे। इसे हमने डिटेल में क्लियर किया था लास्ट सेशन में, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो बालक का जो विकास होता है उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां भी उसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। रोग तथा चोट, किसी भी प्रकार के रोग लग जाए या कोई किसी भी प्रकार की चोट लग जाए तो उसका विकास जो है वो स्लो होगा, उसका विकास प्रभावित होगा। पौष्टिक भोजन, उसे अच्छा भोजन मिलेगा तो उसका विकास अच्छा होगा, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा, क्योंकि तीनों अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट सभी विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो हमने लास्ट सेशन में सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल डिटेल में कवर किया था। एक बार हम इसे इस स्लाइड में देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात की थी मोटर डेवलपमेंट की। गत्यात्मक जो कौशल होते हैं वो दो होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होता है वो स्थूल गतिक कौशल, एंड फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गतिक कौशल। डेवलपमेंट ग्रॉस टू फाइन होता है, और जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है स्थूल गतिक कौशल, इसमें बड़ी मसल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे आर्म की मसल्स, लेग्स की मसल, फॉर एग्जाम्पल घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, इन सभी में बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है। तो जब बड़ी मसल्स का यूज होगा तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा, स्थूल गतिक कौशल में आएगा। उसके बाद में फाइन मोटर स्किल्स में सूक्ष्म गतिक कौशल, इसमें छोटी मसल्स का यूज होता है, जैसे आइज की मसल्स, फिंगर की मसल्स, जैसे हम फिंगर से लिखते हैं, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब फिंगर से करते हैं, और इसमें हमारी छोटी मसल्स का यूज होता है, ये इसलिए ये सूक्ष्म गतिक कौशल में आ जाता है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो चढ़ना, जब हम चढ़ेंगे तो पैरों का यूज करेंगे, तो पैरों में जो होगा वो बड़ी मसल्स का यूज होगा, इसलिए ये स्थूल गतिक कौशल का एग्जाम्पल है। दौड़ना, जब पैरों से दौड़ेंगे तो इसमें भी बड़ी मसल्स का यूज होगा, बड़ी मसल्स का, तो ये स्थूल का एग्जाम्पल है। एंड फुदकना, तो ये भी स्थूल गतिक कौशल का एग्जाम्पल। एंड लिखना, जब हम लिखेंगे तो फिंगर से लिखेंगे, और फिंगर्स जो होती हैं वो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, क्योंकि इनमें मसल्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं, इसलिए सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण लिखना, ऑप्शन डी सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। ये 2023 का सीटेट एग्जाम का क्वेश्चन है। सो आप देखिए, निम्न में कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो स्थूल गतिक कौशल मीन्स ग्रॉस मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल अगर होगा तो इसमें बड़ी मसल्स का यूज होगा। तो बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो बुनाई, जब बुनाई करेंगे तो फिंगर्स का यूज करेंगे, तो छोटी मसल्स का यूज होगा। एंड जब हम एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटेंगे तो फिंगर्स का यूज करेंगे, इसमें भी छोटी मसल्स का यूज होगा। और जब आयत के रूप में काटेंगे तो इसमें भी फिंगर्स का यूज करेंगे, तो इसमें भी छोटी मसल्स का यूज होगा। एंड जब तैरना आएगा तो तैरने में हम अपने हाथों का प्रयोग करेंगे, हाथों का जब यूज करेंगे तो ये हाथों में बड़ी मसल्स होंगी, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल का। सो इसका ऑप्शन बी सही है, तैरना, स्विमिंग।
ग्रॉस मोटर स्किल स्थूल गतिक कौशल, इसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है। फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गतिक कौशल, इसमें छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। ये ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल से क्वेश्चंस प्रत्येक वर्ष आते हैं। इस बार जो जनवरी 2024 में पेपर हुआ उसमें भी ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल से क्वेश्चन आया, इसलिए इसका 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। और ये बहुत ही सिंपल होता है कि छोटी अगर मसल्स का यूज हो तो वो फाइन मोटर स्किल्स, बड़ी मसल्स का यूज हो तो ग्रॉस मोटर स्किल्स। सो आप ये क्लियर कर लेना। और लास्ट सेशन में भी हमने अच्छे से इसे समझाया है। एंड निम्न में कौन मानव विकास का सही क्रम है। सो हमने लास्ट सेशन में देखा है, जो हमने डिटेल में टॉपिक कवर किया है उसमें बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो ये अलग अलग प्रकार की हमने वो अवस्थाएं बताई हैं। लेकिन जो इनका सही क्रम है वो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड प्रौढ़ावस्था। तो इसमें ऑप्शन भी सही है। ओके, सो शैशवावस्था मीन्स इन्फेंसी स्टेज, बाल्यावस्था मीन्स चाइल्डहुड स्टेज, किशोरावस्था मीन्स एडोसेंस एज एंड प्रौढ़ावस्था मीन्स एडल्टहुड एज। तो ये ऑप्शन भी सही होगा। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष भी होते हैं और कई जगह पे जन्म से 2 वर्ष भी होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जन्म से 2 वर्ष दिया गया तो आप जन्म से 2 वर्ष कर लीजिएगा, और अगर ऑप्शन में जन्म से 5 या 6 वर्ष दिया गया तो आप जन्म से 5 या 6 वर्ष कर लीजिएगा। एंड जन्मोत्तर, जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था क्या। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि जन्मोत्तर, जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था क्या। तो आप सोचेंगे जन्म के बाद, तो जब जन्म हो जाएगा तो उसके बाद में जो दूसरी होगी तो वो कौन सी अवस्था होगी, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें दूसरी की बात की गई, तो इसे समझते हैं कि जन्म के बाद, तो जन्म के बाद जो अवस्था होती है तो पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, दूसरी अवस्था होती बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था होती किशोरावस्था। तो जन्म के बाद पहली अवस्था अगर पूछे तो शैशवावस्था होगा, लेकिन जन्म के बाद यहाँ दूसरी अवस्था पूछा गया तो ये बाल्यावस्था, इसका ऑप्शन सही होगा। बाल्यकाल कब से होता है, तो हमने लास्ट सेशन में सभी के काल बताए हुए थे कि कब किस काल में क्या होता है। तो बालकाल जो होता है वो 6 से 12 वर्ष की आयु तक का होता है। वैसे जो हम कई बार ये होता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कई बार बालकाल जो है वो 2 से 12, जन्म से 2 वर्ष से शैशवावस्था को लेते हैं और 2 से 12 वर्ष बाल्यावस्था को लेते हैं। तो बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष जो होती है उसे पूर्व बाल्यावस्था लेते हैं, एंड 6 से 12 वर्ष में उत्तर बाल्यावस्था लेते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बाल्यकाल क्या होता है, तो बालकाल उत्तर बाल्यावस्था से लेकर चलते हैं, एंड ये हो जाएगा 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किस आयु को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। तो प्रारंभिक बचपन माना जाता है 2 से 6 वर्ष की अवस्था को। ये हमने पढ़ा है लास्ट सेशन में कि 2 से 6 प्रारंभिक अवस्था एंड 6 से 12 बाल्यावस्था होती है। एंड अब हम देखेंगे जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम, तो इससे भी क्वेश्चन हर वर्ष आता है उसमें आपके सीटेट एग्जाम में, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि इसका लेवल किस तरह बढ़ता है क्वेश्चन का। ये सीटेट पेपर ये 2012 का है, तो इसमें डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि विकास के कौन कौन से आयाम हैं। एंड आप जब आगे जाएंगे, आगे स्लाइड में हम देखेंगे जो इसी वर्ष का जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन ये दिया गया है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा उसमें जो कॉन्सेप्चुअल है वो फैक्ट बेस्ड नहीं है। तो अभी हम इसे क्लियर करते हैं। जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं तो वो 4 हैं। हमने 4 डोमेन्स की बात की डेवलपमेंट की, जो कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। तो फिजिकल मीन्स भौतिक, मेंटल को ही कॉग्निटिव बोलते हैं जिसे मानसिक या संज्ञानात्मक बोलते हैं, एंड सोशल को सामाजिक बोलते हैं, एंड इमोशनल को भावात्मक या संवेगात्मक बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सेकेंड ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोविज्ञान। तो हमने आध्यात्मिक आयाम की तो बात ही नहीं की, तो ये ऑप्शन बी को एलिमिनेट करते हैं। वैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, तो मनोवैज्ञानिक आयाम की भी बात नहीं की, सो सी ऑप्शन को भी एलिमिनेट करते हैं। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, यहाँ पर भी आध्यात्मिक आ गया, तो आध्यात्मिक आयाम की भी कोई बात नहीं की, तो आध्यात्मिक भी नहीं होगा यहाँ पर। तो अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शारीरिक मीन्स फिजिकल, संज्ञानात्मक जो कि संज्ञान की बात करता है मीन्स टू से कॉग्निटिव,
कॉग्निटिव, संवेगात्मक जो भावात्मक जिसे बोलते हैं, इमोशनल, एंड सामाजिक मीन्स सोशल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ओके, इसलिए एलिमिनेशन ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक एक ऑप्शन में थोड़ी सी भी क्लू मिल जाए तो उससे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए ये आंसर सही होगा। एंड आप मेरे सेशन को अगर देखेंगे तो आपको धीरे धीरे आप में खुद से ही सुधार समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम तक परफेक्ट हो जाएंगे सीडीपी के लिए। आपको कुछ भी नहीं आता सीडीपी में, आप मेरे सेशन देखिए, मेरे एमसीक्यू करिएगा, आप अपना खुद से देख सकते हैं एग्ज़ाम में कि आप में कितना सुधार हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में आया हुआ है, निम्न में कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। तो आध्यात्मिक आयाम की हमने बात ही नहीं की, सो ये ऑप्शन ए एलिमिनेट करते हैं। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, तो यहाँ पर आध्यात्मिक फिर से आया, इसे भी एलिमिनेट कर देते हैं। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व, तो स्व की तो बात ही नहीं की, तो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हैं। एंड नेक्स्ट है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। शारीरिक मीन्स फिजिकल, संज्ञानात्मक मीन्स कॉग्निटिव, एंड सामाजिक मीन्स सोशल, एंड संवेगात्मक में इमोशनल। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। एंड नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन अभी जो 2024 में जनवरी में 2024 जनवरी में एग्जाम हुआ सीटेट का, उसका ये क्वेश्चन। अब आप देखेंगे कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की ही इसमें बात की है, लेकिन अभी तक जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता था तो वो फैक्ट बेस्ड आ जाता था कि इसमें कौन से डोमेन का ऑप्शन है, कौन सा नहीं है। लेकिन अब हम चेंज देखेंगे, जो 2024 में सीटेट हुआ अभी जनवरी में, उसमें किस तरह का क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। तो इसके ऑप्शन है, कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेज इमोशंस बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, कॉग्निशन एंड इमोशन आर टू इंडिपेंडेंट सिस्टम, इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो अब इसे हिंदी में देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तो आपको ये देखकर तुरंत समझ में आ गया होगा, पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। एंड इंग्लिश में इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो हमने बताया था कि जितने भी डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, वो सभी आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सो आपको और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं, आपको ऑप्शन 4 में खुद से ही समझ आ रहा है कि इसमें पारस्परिक रूप से निर्भर की बात की गई है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? सो हमने देखा था कि जब बच्चा होता है तो जब उसका अपना समूह बनाता है तो वो कब अपना समूह बनाता है? वो जब स्कूल जाता है, जब वह उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था में आ जाता है तो वो स्कूल जाता है, उसका अपना गैंग होता है, ग्रुप होता है और उस ग्रुप का वो एक एक्टिव मेंबर होता है। ठीक है, तो सक्रिय सदस्य बन जाता है उस ग्रुप का। लेकिन यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था ऑप्शन में ही नहीं है, तो जब उत्तर बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं है तो इसमें किशोरावस्था भी नहीं होगा, प्रौढ़ावस्था भी नहीं होगा, पूर्व बाल्यावस्था भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था स्कूल जाने से पहले की अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चा कोई गैंग नहीं बनाता है, कोई ग्रुप नहीं बनाता है, ग्रुप वो बनाता है उत्तर बाल्यावस्था में। सो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, बाल्यावस्था को। मोस्टली केसेज में उत्तर बाल्यावस्था को ही बाल्यावस्था में काउंट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे, खिलौने की आयु कहा जाता है। तो हमने देखा था कि जो लास्ट सेशन थे उसमें हमने अदर नेम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था के अन्य नाम और उत्तर बाल्यावस्था के अन्य नाम हमने उस स्लाइड में देखे थे। सो हमने बताया था कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती तो ये स्कूल जाने की अवस्था होती, स्कूल जाने से पहले की अवस्था होती। तो इस एज में बच्चा टॉय एज होती, इस एज में बच्चे टॉय से खेलते हैं, गेम खेलते हैं, इसलिए पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज बोलते हैं, खिलौने की आयु बोलते हैं। सो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पूर्व बाल्यावस्था।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, कि इसमें कौन सी विशेषता जो पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है। तो दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो ये दल या समूह में रहने की अवस्था जो होती है यही पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि दल या समूह बच्चा तब बनाता है जब वो स्कूल जाता है, और स्कूल जब जाता है तो उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था होती है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। आप क्वेश्चन में नहीं वर्ड अच्छे से देखिएगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो कई बार क्वेश्चन इसी वजह से गलत हो जाते हैं कि हम नहीं वर्ड नहीं देखते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते और आंसर देखने लगते। लेकिन आपको नहीं वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस के गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करता है उसे क्या कहते हैं। तो वयस्कता के संक्रमण की पहल करता है, तो हमने लास्ट सेशन में भी इसे पढ़ा था और इस स्लाइड में भी हम कवर करेंगे कि वयस्कता के संक्रमण की पहल किशोरावस्था को बोलते हैं। तो देखते हैं हम इसमें कि जो वयस्कता की अवस्था होती है, जो बाल्यावस्था होती है और एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था होती, इनके बीच में ब्रिज का काम करता है कौन, एडोलसेंस, किशोरावस्था। तो जो किशोरावस्था होती इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये संक्रमण की पहल कर रहा, वयस्कता के संक्रमण की पहल कर रहा, कि वयस्क होने से पहले की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। एंड स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। तो स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को अधिक तनाव और तूफान की अवस्था बोला है। ये हमने लास्ट सेशन में इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखाया था। एंड नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, निर्भरता से स्वायत्तता। जो हमारा विकास होता है वो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी होता है, निर्भरता से स्वायत्तता की ओर होता है। मीन्स टू से कि हमारा जब विकास होता है तो इस प्रकार होता है, पहले हम दूसरे पर निर्भर होते हैं, फिर खुद पर निर्भर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बचपन में खाना खाने के लिए किसी दूसरे का सपोर्ट लेते हैं, कोई हमें दूसरा खाना खिलाता है बचपन में, लेकिन जब हम जैसे ही बड़े होते हैं हम खुद से खाना खाने लगते हैं। तो पहले हम खाना खाने के लिए दूसरे पर निर्भर थे, लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए खाना खाने के लिए खुद से ही निर्भर हो गए। इसलिए हमारा विकास जैसे होता है वो हम खुद से निर्भर होने लगते हैं। इसीलिए बोला जाता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, विकास प्रक्रिया निर्भरता से स्वायत्तता की ओर होती है। इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही, वह विकसित कर रही कि एक 14 वर्षीय देविका कोई लड़की है, वो अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित, वह खुद से ही नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, वो खुद से ही हमने बताया ना कि जो होता है ये होता है डेवलपमेंट डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, दूसरे पर डिपेंड होकर खुद से ही काम करना, स्वनियंत्रण कर रही है। तो ये जब स्वनियंत्रण करेगी तो उसे स्वायत्तता बोलेंगे, मीन्स टू से ऑटोनॉमी बोलेंगे। ओके, सो हमारे यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन जितने भी हैं उससे आपको क्वेश्चन के आंसर टैकल करने के लिए समझ आया होगा। एंड जब हमारा सीडीपी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लेटेस्ट में जो आए हुए पेपर हैं सीडीपी के 2024 का, 2023 का, 2022 का, 21 का, जितने भी पेपर हैं वो सभी हम सॉल्व करेंगे इसी चैनल में। एंड अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ये मेरा न्यू चैनल है, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स देखकर मेरे कंटेंट को जज मत करिएगा। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हों और मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, एंड थैंक यू फॉर वेरी मच।